तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बीच में क्योंकि गैप हो गया था थोड़ा सा। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले तो व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन या ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। क्या फ़र्क है परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी था। हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने देखा था कि एक 3 लेटर वर्ड है MAT। इन 3 लेटर को यूज़ करके हम कितने कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या फिर ना हो। तो हमने देखा कि AMT, ATM, MAT, MTA, TAM और TMA ये 6 अलग अलग वर्ड्स बन सकते थे यूजिंग 3 लेटर्स। तो हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास 3 लेटर्स हैं और हमें पता लगाना है कि उनका यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका मैंने बोला कि भाई लिख करके देख लो, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। लिख करके देख लो, पता कर लो कि भाई कितने तरीके से बन सकते हैं वर्ड्स। ठीक है ना, बट ये तरीका तभी यूज़फुल है जब आपके पास 2-3 वर्ड्स हैं, 2-3 लेटर्स हैं बेसिकली, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स जो अवेलेबल है वो ज़्यादा हैं, 4 है या 5 है, तो फिर ये वाला तरीका यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, NPR वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, हम इसका यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग 3 लेटर्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, जहाँ पर N जो था वो था नंबर ऑफ वर्ड्स अवेलेबल जो कि 3 है, एंड R था कि हमें एक बार में कितने वर्ड्स का सिलेक्शन करके कितने लेटर्स का सिलेक्शन करके वर्ड बनाना है। तो अगर मेरे पास 3 लेटर्स हैं और मुझे 3 लेटर वर्ड ही बनाना है तो मेरा N भी 3 है और R भी 3 है। बट अगर मेरे पास 5 लेटर्स हैं और मुझे इनका यूज़ करके 3 लेटर वर्ड बनाने हैं कि मैं कितने 3 लेटर वर्ड बना सकता हूँ, तो N मेरा हो जाएगा 5 क्योंकि टोटल लेटर अवेलेबल है 5, बट R हो जाएगा मेरा 3। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से होता है। तो इसको मैंने आपको वही फिर एक्सप्लेन किया कि भाई ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालो, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 3, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, एंड आपका 6/1 6 होता है। तो आपके 6 अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग 3 लेटर्स। हमें इससे भी 6 आंसर मिला, और जब हमने ये देखे तो इसका भी ये आंसर 6 ही आया था। हमने 6 अलग अलग वर्ड्स बनाए थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने एक अप्रोच और बताई थी आपको। मैंने बोला था एक अप्रोच और होती है, और वो थी ये वाली अप्रोच, थर्ड अप्रोच, कि भाई अगर आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है तो आप पहले तो 3 स्पेसेस डाल दो और हर स्पेस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। फिर आप देखो कि आपके पास पहले स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। हमने देखा कि भाई पहले स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास M, A और T 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। क्योंकि 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। हमने इन तीनों में से एक लेटर यहाँ पे प्लेस कर दिया, लेट से T। फिर हमने देखा कि हमारे पास दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब हमने देखा कि हम टी फिल कर चुके हैं पहले ही प्लेस पर, अब हमारे पास दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, M और A। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर मैंने यहाँ पर A प्लेस कर दिया, A। फिर मैंने देखा कि तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, आंसर निकल करके आया 1, मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। फिर मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। तो हमारी पहली अप्रोच क्या थी कि भाई अगर आपके पास 3 लेटर्स अवेलेबल हैं तो तीनों लेटर्स को अरेंज करके देखो कि कितने आप वर्ड्स बना सकते हो। दूसरी अप्रोच थी NPR, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। तीसरी अप्रोच थी ये वाली कि अपने एम्प्टी स्पेसेस बना दो। कितने एम्प्टी स्पेस बनाओगे, जितना लेटर वर्ड आपको बनाना है उतने एम्प्टी स्पेसेस। 3 लेटर वर्ड बनाना है तो 3 एम्प्टी स्पेसेस, 4 लेटर वर्ड बनाना है तो 4 एम्प्टी प्लेसेस। ठीक है ना, फिर आप देखो कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर दूसरे स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर तीसरे स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस जितने भी अवेलेबल हैं सबको मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने 3 लेटर वर्ड बना सकते हो। यहाँ पर भी आंसर 6 आ गया। और एक मैंने आपको क्या बोला कि आप इसका सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपका N इज इक्वल टू R है, ध्यान से समझना, अगर आपका N इज इक्वल टू R है यानी कि जितने लेटर्स अवेलेबल हैं उतना ही लेटर वर्ड आपको बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने लेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं उतना ही लेटर वर्ड आपको बनाना है। तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, इसका आंसर हो जाता है N फैक्टोरियल। अगर आपका नंबर ऑफ लेटर्स
अगर आपके पास नंबर ऑफ लेटर अवेलेबल 3 है और आपको 3 लेटर वर्ड ही बनाना है तो n और r दोनों 3 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो आप, n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 6, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो आप ये चौथा ऑप्शन हो गया आपका सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। आप 4 अलग अलग तरीके से आंसर्स निकाल सकते हो परम्यूटेशन के, ये चारों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल और लिया था, कौन सा एग्जांपल था, ओयो, OYO। मैंने बोला कि भाई आपके पास 3 लेटर्स हैं और आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, बताओ कितने डिफरेंट 3 लेटर्स वर्ड आप बना सकते हो, कितने डिफरेंट 3 लेटर वर्ड आप बना सकते हो। तो देखो अगेन n इज इक्वल टू आर है, n इज इक्वल टू आर है, जितने लेटर्स अवेलेबल हैं उतना ही लेटर वर्ड आपको बनाना है, ठीक है ना। 3 लेटर्स अवेलेबल है, 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल। बट मैंने आपको बोला कि जब भी रेपिटेशन होती हैं, किसी भी वर्ड के अंदर लेटर्स रिपीट होते हैं, तो जितनी भी रिपीटेशन हो रही हैं उतने रेपिटेशन फैक्टोरियल आपको करना है। यहाँ पे देखो ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो रेपिटेशन 2 फैक्टोरियल, इसे डिवाइड कर दो, तो 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, आंसर आ जाएगा 3। तो आप 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो यूजिंग दी वर्ड्स O, Y एंड O, और ये मैंने आपको बना करके भी दिखाए थे, OYO, OOY एंड YOO, इनके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ, और ये जो लेक्चर है मैंने ऐप, अपनी जो ऐप है IFS एकेडमिक ऐप है, उस पर अपलोड भी कर दिया था, ठीक है ना, 2-3 दिन पहले। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज की क्लास में भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। बेसिकली हर्ष और हर्ष का जो फ्रेंड है, नाम याद नहीं आ रहा मुझको, इन 2 बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बाकी सबने तो देखा ही था। अब देखो आपके सामने 4 लेटर्स अवेलेबल है SAME। अब आपको देखना है कि इन 4 लेटर्स में से आप कोई भी 2 लेटर्स कितने अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हो। 4 लेटर में से 2 लेटर्स आप कितने अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हो। आपको अरेंज नहीं करना, आपको चूज करना है, चूज ग्रुप्स बनाने हैं। तो हमने देखा कि भाई SA, SM, FE, ये 3 अलग अलग ग्रुपिंग्स हो गई। फिर AM, AE और ME, ये 6 अलग अलग तरीके से आप ग्रुप्स बना सकते हो। यानी अगर आपके पास 4 लेटर्स अवेलेबल है और आपको एक बार में 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है, 6 तरीके से। जब भी मुझे सिलेक्शन करना होता है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, NCR। यहाँ पे n कितना है, 4, क्योंकि आपके पास 4 लेटर्स अवेलेबल है। आपको एक बार में कितने लेटर्स को सिलेक्ट करना है, 2, तो r कितना हो गया, 2। तो n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 2 मैंने पुट करी और मेरा सॉल्व किया, आंसर आया 6। तो देखो वो 6 तरीके ये रहे, वो 6 तरीके ये रहे, ठीक है ना। ऐसा समझो कि आपके 4 दोस्त हैं, SAME, ये आपके 4 दोस्त हैं। आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे चारों दोस्तों को घर पे डिनर पे बुलाना है, मेरा बर्थडे आज। तो मम्मी ने बोला देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मैक्स टू मैक्स 2 दोस्तों का खाना बना सकती हूँ, 4 दोस्तों का नहीं बना सकती। तो कोई भी 2 दोस्तों को बुला ले, 4 दोस्त को एंटरटेन करना, खाना खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि मैं 4 में से कौन से 2 दोस्तों को बुलाऊं, तो आप देखना चाहते हो कि मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं 2 दोस्तों को कितने अलग अलग तरीके से बुला सकता हूं। तो आपने एक तो सोचा कि मैं S और A को बुला सकता हूं, M और E को ना बुलाऊं। आपने फिर सोचा S और M को भी बुलाया जा सकता है, फिर आपने सोचा S और E को भी बुलाया जा सकता है, फिर आपने सोचा A और M को बुलाया जा सकता है, A और E को बुलाया जा सकता है, और आखिरी M और E को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं दोस्तों को इन्वाइट करने का, 6 ही तरीके, ये 6 ही तरीके आपके पास अवेलेबल है। तो जब आपको सिर्फ सिलेक्शन करना होता है, अरेंजमेंट डजंट मैटर। अब SA और AF दोनों सेम हैं, जब AF और SA दोनों चीज सेम हो, यानी कि आपके लिए अरेंजमेंट डजंट मैटर, आपके लिए सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन, P फॉर परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट। फिर मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया था, जिसमें मैंने आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन समझाया था। जब भी आप किसी स्टेटमेंट में एंड का यूज करते हो, एंड, तो आप रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हो, और जब भी किसी स्टेटमेंट में आप और का यूज करते हो तो आप एडिशन रूल यूज करते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका एक मेन टास्क है, मेन टास्क, और उस मेन टास्क को करने के लिए आपको 2 अलग अलग सब टास्क करने जरूरी हैं, ये सब टास्क और ये सब टास्क करोगे तभी जाकर के आपका मेन टास्क कंप्लीट होगा, तो रूल ऑफ एंड लगाओ। बट अगर आपका मेन टास्क है वो किसी भी एक सब टास्क को कंप्लीट करने से हो सकता है, आप ये वाला सब टास्क पूरा कर लो तब भी आपका मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप ये वाला सब टास्क पूरा कर लो तब भी आपका मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में आपका रूल ऑफ और लगता है, और बोलता है कि प्लस करो, एंड बोलता है कि मल्टीप्लाई करो। और इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़े थे,
बट इनको हमने समझा था यूजिंग एग्जाम्पल्स, हमने एग्जाम्पल्स किए थे सारे और इनको समझा था, ठीक है ना। तो इनको एक बार आप रिकॉल कर लेना, ऐप के ऊपर ये लेक्चर अपलोडेड है, एक बार देख लेना अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। आज हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी लिया था जिसमें मैंने आपको रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और दोनों एक ही एग्जांपल के थ्रू समझाए थे कि आपको दिल्ली से शिमला जाना है, दिल्ली से शिमला जाना है, ए है दिल्ली और डी है शिमला, और आपके पास दिल्ली से शिमला जाने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन तो है कि आप वाया सिटी बी जा सकते हो और एक ऑप्शन आप वाया सिटी सी जा सकते हो। ऐसे समझो कि आप चंडीगढ़ से होते हुए भी जा सकते हो और अमृतसर से होते हुए भी जा सकते हो। ऐसे समझो आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ से शिमला जाओ, मेन टास्क कंप्लीट, मेन टास्क है शिमला पहुंचना। या फिर और आप कैसे कर सकते हो, दिल्ली से अमृतसर जाओ, अमृतसर से शिमला जाओ, ये दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इस मेन टास्क को, मेन टास्क क्या है, ए से डी तक जाना, इस मेन टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करो। तो पहला सब टास्क क्या है कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाओ, दूसरा सब टास्क है चंडीगढ़ से शिमला पहुंच जाओ, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाओ एंड फिर अमृतसर से आप चंडीगढ़ पहुंच जाओ, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा मैंने क्या बोला, एंड फिर, तो यहाँ पर भी एंड आएगा और यहाँ पर भी एंड आएगा। क्या आप अगर ए से बी पहुंच जाओ तो आपका मेन टास्क कंप्लीट हो गया, आंसर इज नो। आपको ए से बी जाना है एंड फिर बी से डी जाना है, तब जाकर के आपका मेन टास्क कंप्लीट होगा। तो क्योंकि आपका मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंड कब लिखते हैं, जब मेन टास्क कंप्लीट ना हो, ठीक है ना। और अच्छा अगर आप ए से बी चले जाओ, बी से डी पहुंच जाओ तो आपका मेन टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यूज़ करूंगा और का। अब मैं अपना मेन टास्क ऑल्टरनेट तरीके से भी पूरा कर सकता हूँ। ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि ए से सी जाओ और सी से डी जाओ। अब ए से बी जाने के लिए तीन रूट्स अवेलेबल हैं, यानी अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ तो मेरे पास तीन अलग अलग रास्ते हैं, तीन अलग अलग रोड्स हैं, एक एक्सप्रेसवे है, एक नेशनल हाईवे है और एक लोकल रोड है, ठीक है ना। तो मेरे पास ए से बी जाने के लिए तीन रास्ते अवेलेबल हैं और बी से डी जाने के लिए दो रास्ते अवेलेबल हैं, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, दो रास्ते अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से ए से सी जाने के लिए मेरे पास दो रोड्स अवेलेबल हैं और सी से डी जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से शिमला कितने तरीकों से जा सकता हूँ, कितने तरीके हैं मेरे पास ये पूरा मेन टास्क कंप्लीट करने के, हाउ मेनी वेज आर देयर। तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 and 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यानी कि प्लस 2 and 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 6 प्लस 2 2, 6 प्लस 2 इज 8। मेरे पास 8 अलग अलग तरीके हैं दिल्ली से शिमला पहुँचने के, और ये 8 अलग अलग तरीके क्या हैं, ये रोड 1, ये रोड 2, ये रोड 3, ये रोड 4, ये रोड 5, ये रोड 6, ये रोड 7 और ये रोड 8। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रोड 1 और रोड 4 लूँ और अपना मेन टास्क कंप्लीट कर लूँ, रोड 1 ली और रोड 4 ली, मेरा मेन टास्क कंप्लीट। या फिर मैं रोड 1 लूँ और रोड 5 लूँ और अपना मेन टास्क कंप्लीट कर लूँ। मैंने पहले रोड 1 ली फिर रोड 5 ली, मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, दूसरा तरीका हो गया शिमला जाने का। तीसरा है रोड 2 लूँ, रोड 4 लूँ। चौथा तरीका है रोड 2 लूँ, रोड 5 लूँ। पांचवा तरीका है रोड 3 लूँ, रोड 4 लूँ। छठा तरीका है रोड 3 लूँ और रोड 5 लूँ, यानी मैं ये रोड यूज़ करके भी पहुंच सकता हूँ, मैं ये रोड यूज़ करके भी पहुंच सकता हूँ, मैं ये रोड यूज़ करके भी पहुंच सकता हूँ, मैं ये रोड यूज़ करके भी अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं रोड नंबर 3 रोड नंबर 4 लेकर के भी अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर रोड 3 एंड रोड 5 लेकर के भी अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गए 6 तरीके, आपको ये 6 तरीके दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, रोड 6 एंड रोड 8 लेकर भी अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर मैं रोड 7 और रोड 8 लेकर भी अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो 6 प्लस 2 मेरे पास टोटल 8 तरीके हैं अपना मेन टास्क कंप्लीट करने के। तो 8 आंसर इस तरीके से आ रहा था, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और दोनों लग रहे थे। चलिए भाई तो यहाँ तक हमारा सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है। आज हमें शुरुआत करनी है यहाँ पे फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल क्या होता है हम लोगों को पता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 4 3 12 2 24,
5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 4 से 20, 3 से 62 से 120। ऐसे 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा 6 5 4 3 2 1। देखो 5 4 3 2 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। ये हो गया 120 और ये हो गया 6, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 720। ठीक है ना, इजी तरीका। ऐसे 7 फैक्टोरियल निकाल करके देख लेना कितना होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल लिख देता, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि मैं 6 5 4 3 2 1 लिखूंगा और 6 5 4 3 2 1 जो है वो 6 फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 4320 आएगा। ठीक है ना, 720 मल्टीप्लाई बाय 7 5040 आएगा 5040। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ये याद कर सकते हैं, लर्न आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम के अंदर। अगर आप लर्न कर लो कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से लेकर के 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज़ ये होती हैं, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपको टीचर बोलते थे ना स्कूल में कि आपको 20 तक की टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 5 6 7 8 अप टू 20 की टेबल्स आपको आनी चाहिए। ऐसे ही आपको 0 से लेकर के 7 फैक्टोरियल्स भी आने चाहिए। ठीक है ना, आपको ये मेहनत ना करनी पड़े मल्टीप्लाई करने वाली, आपको सीधा सीधा आंसर पता हो कि भाई अगर 5 फैक्टोरियल तो उसका मतलब 120 होगा, 6 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब 720 होगा, 7 फैक्टोरियल तो उसका मतलब 5040 होगा। चलिए, द फैक्टोरियल एन रिटर्न एज एन फैक्टोरियल या फिर एन फैक्टोरियल। देखो एन फैक्टोरियल को लिखने का एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब ऐसे में 0 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको एक तो ऐसे लिख सकता हूँ और एक ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं 4 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो क्या करता है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to n, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1, n की जगह मैंने क्या लिखा है 4, 1 से लेकर के 4 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं सबका प्रोडक्ट। तो 1 से लेकर के 4 तक के कितने इंटीजर्स हैं ये 4 इंटीजर्स हैं, 1 से लेकर के 4 तक कितने इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, इन सबका प्रोडक्ट। ठीक है ना, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to n बोथ इंक्लूसिव, और मुझे 1 और n को भी इंक्लूड करना है, यानी मुझे 1 और 4 को भी इंक्लूड करना है किस में, प्रोडक्ट निकालने में। टू मेक द नोटेशन मीनिंगफुल व्हेन n इज इक्वल टू 0 वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों होती है आपके दिमाग में आ सकता है, क्यों सर क्यों, तो इसका रीज़न मैं आपको आज की क्लास में दूंगा, बट थोड़ी देर में, अभी नहीं दे रहा। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ मैं आपको, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत यूज़ होगी आपको। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो 5 लिखा, 5 फैक्टोरियल है तो सबसे पहले क्या लिखा 5 लिखा, फिर मैंने 4, फिर मैंने 3, फिर मैंने 2, फिर मैंने 1, यही होता है। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि बताओ n फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 फैक्टोरियल में सबसे पहले 5 लिखा था तो n फैक्टोरियल में सबसे पहले n लिखूँगा। अब मैंने अगला नंबर जो मल्टीप्लाई किया है 5 से वो क्या है 5 - 1, तो मैं जो अगला नंबर मल्टीप्लाई करूँगा n से वो क्या होगा n - 1। ठीक है ना, फिर मैंने जो अगला नंबर मल्टीप्लाई किया है 5 से वो क्या है 3, 3 क्या है 5 - 2, क्या है 5 - 2 3 होता है, 5 - 2 क्या होता है 3 होता है। ऐसे अगला नंबर जो मुझे माइनस करना मल्टीप्लाई करना है n में वो क्या होना चाहिए n - 2, n - 2। तो देखो मैंने इसको n - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ आ रही है। पहले 5 फैक्टोरियल में सबसे पहले 5 लिखा तो n फैक्टोरियल में सबसे पहले n लिखा, अगला नंबर क्या था 5 - 1 4, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा n - 1, फिर अगला नंबर क्या था 5 - 2 यानी कि 3, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा n - 2। ऐसे करते 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 करते, ठीक है ना, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये 1 तक जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा कि n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है n मल्टीप्लाई बाय n - 1 मल्टीप्लाई बाय n - 2 करते 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 कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ और ये चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से देखो अगर आपको n + 2 फैक्टोरियल ये गिवन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, लिख सकते हैं ऐसे।
क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, और 5 4 3 2 1 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है, तो मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। इसी तरीके से n+2 फैक्टोरियल को, तो सबसे पहले 8 था तो 8 लिखा, तो n+2 है तो n+2 लिखेंगे। फिर देखो 8 के बाद 7 आया, कैसा आया, 8-1 करके, ये 7 कैसे आया, 8-1 करके, तो यहाँ पर क्या आएगा, n+2, 8 की जगह क्या लिखूंगा, n+2, 8 की जगह क्या लिखा है, n+2, तो 8 की जगह क्या लिखा है, n+2 -1, तो क्या हो जाएगा, n+1। तो अगला नंबर जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, n+1। फिर देखो इसके बाद अगला जो नंबर था 6, ये कैसा आया, 8-2 करके, 8-2 करके, तो यहाँ पर जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, पहले मैंने लिखा 8 की जगह, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल था तो 8 लिखा, यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल तो n+2 लिखा। मैंने क्या किया था, -2 किया, तो यहाँ पर भी -2 करूँगा, तो क्या बचेगा, n बचेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n लिख दिया, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगला जो नंबर था वो क्या था, 5 फैक्टोरियल, 5 कैसा आया, 8-3 करके, 8-3 करके ही तो 5 आया, तो यहाँ पर मैंने 8 फैक्टोरियल की जगह 8 लिख दिया और -3 कर दिया, तो n+2 फैक्टोरियल की जगह n+2 लिखूंगा और -3 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, n-1, ठीक है ना। +2 -3 कितना होता है, -1, और यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, तो यहाँ पर भी मैं फैक्टोरियल लगा सकता हूँ। तो यानी कि n+2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n+2 n+1 n-1 फैक्टोरियल। ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। कई बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती कि सर ये करते क्या है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ समझाई यहाँ पर कि देखो ऐसे जो चीज़ इसके साथ हो रही है 8 फैक्टोरियल के साथ, वही एग्जैक्टली सेम चीज़ n+2 फैक्टोरियल के साथ हो रही है। दिक्कत कहाँ थी कि यहाँ पे 8 एक नंबर है बट n+2 एक नंबर नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक ही बिल्कुल सेम चीज़ है जो 8 के साथ हो रहा है। 8 लिखा, सबसे पहले 8 फैक्टोरियल तो 8 लिखा, फिर अगला नंबर क्या लिखा, 8-1, फिर 8-2, फिर 8-3। यहाँ पर भी वही किया, सबसे पहले n+2 था तो लिखा n+2, फिर क्या किया, n+2 -1, n+2 -2, n+2 -3, वही सेम चीज़, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ आ गया, ठीक है ना, तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। पहले तो ये देख लो, पहला एग्जांपल है फाइंड 5 फैक्टोरियल, तो कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा 120। फिर अगला है फाइंड 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। 9 फैक्टोरियल को लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, फिर 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखूंगा, अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 8 इंटू 7 आपका आंसर आ जाएगा 504। कैलकुलेटर पे करके देख लो वरना, ठीक है ना। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आपको क्या फाइंड करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ये, क्या गिवन है कि भाई n+1 फैक्टोरियल जो है ये 30 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल के बराबर है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये वाली बात, ठीक है ना। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर n+1 फैक्टोरियल है तो मैंने सबसे पहले लिखा है n+1, फिर अगला नंबर जो उसमें मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, n+1 -1, तो n+1 -1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n+1 -1 कितना हो जाएगा, n+1 -1 कितना हो जाएगा, ये और ये कट गया, n आ गया। फिर अगला जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, n+1 -2, n+1 -2, ठीक है ना। तो n+1 -2 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं क्योंकि फिर डिक्रीज ही होगा ये, n-2 n-3 n-4 अप टू 1 तक जाएगा ये, तो मैंने क्या लिख दिया, n-1 फैक्टोरियल लिख दिया, और इज इक्वल टू 30 एवरेटिव लिख दिया, और n-1 फैक्टोरियल भी एवरेटिव लिख दिया। तो n-1 फैक्टोरियल कट आउट हो गया। मैंने इसको n-1 फैक्टोरियल तक क्यों लेके गया, क्योंकि मुझे पता था कि फिर ये और ये LHS RHS में ये जो फैक्टोरियल वाली चीज़ें कट जाएंगी। अगर मैं इसको सिर्फ n फैक्टोरियल भी लिख सकता था, ये ना लिख करके मैं इसको ऐसे भी एंड कर सकता था, n+1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, बट यहाँ पर अब देखो कुछ कट नहीं पाता, दिख रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा,
तो हमें काटना था, हमें कुछ काटना था, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ तक लेकर के गया n-1 फैक्टोरियल तक। अब ये दोनों कट गए, मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई n+1 मल्टीप्लाई बाय n जो है वो 30 के बराबर है, ये मुझे दिख रहा है। अब मैं देखो कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। अगर ये n है तो ये n+1 है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 6 है, ये 7 है तो ये 8 है, ये 9 है तो ये 10 है। ये इसका मतलब हुआ, अगर ये n है तो n+1 है ये, अगर ये 4 है तो ये 4+1 यानी कि 5 है, अगर ये 5 है तो 5+1 यानी कि 6 है। आपको ढूंढना है कि ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 होता है। क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 30 होता है? नहीं। क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 30 होता है? नहीं। क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 30 होता है? नहीं। क्या 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 होता है? आंसर इज 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 30 हो, वो है 6 and 5। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, मेरा जो n है वो 5 के बराबर है, जो n+1 है वो 6 के बराबर है। कंपैरिजन कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 5 एंड n+1 इज इक्वल टू 6, क्योंकि n 5 के बराबर मुझे दिख रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। खत्म। इसको हमने एक शॉर्ट तरीके से कर लिया। आप लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, n+1 मल्टीप्लाई बाय n 30 आता, आप इन दोनों को सॉल्व करते, ब्रैकेट खोलते, तो n मल्टीप्लाई बाय n होता आपका n² और 1 मल्टीप्लाई बाय n होता आपका n, और इज इक्वल टू 30 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं। अब आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। फिर आप इसको फर्दर क्या करते हैं? कॉमन लेने का काम करते हैं। कॉमन लेते हैं, आप कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। फिर आप कॉमन लेने के बाद फर्दर n+6 को कॉमन लेते हैं, तो आपके पास n-5 बचता। फिर आपकी n की दो वैल्यूज आती, एक आती -6 और एक आती 5। n-6 क्या पॉसिबल है? n-6 क्या पॉसिबल है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू -6 इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या बोलते हैं? n की वैल्यू आएगी 5, और ये n की वैल्यू जो 5 है ये तो हमारी एक ही स्टेप में आ गई थी। क्या इतने सारे स्टेप करने की जरूरत है? आंसर इज नो। आंसर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी हो जाएगा, बट हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें सीए फाउंडेशन में स्टेप्स तो दिखाने नहीं है कि भाई कैसे आया आपका आंसर, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क ऐसे कर लो, और जिन बच्चों को लिख करके दिखाना भी है, जो सीए में कर रहे हैं, वो भी ये स्टेप कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 30 कैन बी रिटर्न 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो n+1 आ गया 6 के बराबर, n आ गया 5 के बराबर। अगर n 5 है तो n+1 बताओ क्या होगा? 5+1 यानी कि 6, ये 6 भी आ रहा है यहाँ पर। तो बाय कंपैरिजन वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 5। खत्म, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जांपल है इसके अंदर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया है, तो आंसर n इज इक्वल टू 5 आ रहा है, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब डायरेक्टली इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये कर लेना, ध्यान से कर लेना। देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पर, द वेज ऑफ अरेंजिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट from a group of person or collection of object with due regard being paid to order of arrangement or selection are called permutation। तो हमने पढ़ा permutation की definition, क्या पढ़ा? arranging of things, ठीक है ना, जहां पर हम ड्यू रिगार्ड पे करते हैं, यानी हम क्या करते हैं? हम ध्यान देते हैं किस चीज पर? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर। तो अरेंजिंग थिंग्स वेयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन क्या है? हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अरेंजिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। हाउ द आइडिया ऑफ परम्यूटेशन विल हेल्प द फोटोग्राफर, ठीक है ना। परम्यूटेशन का जो आइडिया है वो एक फोटोग्राफर को कैसे हेल्प कर सकता है, सुनो। सपोज अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मिस्टर सुरेश, रमेश एंड महेश, देन हाउ मेनी फिल्म्स does the photographer need if he has to arrange 3 person among 3 places with due regard to order। एक फोटोग्राफर को 3 लोग हैं, इनकी फोटोज लेनी है, बट इसको किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है? विथ ड्यू रिगार्ड टू ऑर्डर। इसको ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये चाहता है कि मैं हर ऑर्डर में इन 3 लोगों की फोटोज खींचूं, हर ऑर्डर में। यानी कि मैं ऐसा भी ऑर्डर लेना चाहता हूँ जहाँ सबसे पहले सुरेश खड़ा हो, फिर रमेश खड़ा हो, फिर महेश खड़ा हो। फिर मैं ऐसा भी ऑर्डर लेना चाहता हूँ जहाँ पे सबसे पहले सुरेश खड़ा हो, फिर महेश खड़ा हो, फिर रमेश खड़ा हो। मैं ऐसा भी ऑर्डर लेना चाहता हूँ जिसमें सबसे पहले रमेश खड़ा हो, फिर सुरेश खड़ा हो, फिर महेश खड़ा हो। मैं ऐसा भी ऑर्डर लेना चाहता हूँ जिसमें सबसे पहले रमेश खड़ा हो, फिर महेश खड़ा हो, फिर सुरेश खड़ा हो। तो मुझे जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ मुझे कितनी, हाउ मेनी फिल्म्स डज अ फोटोग्राफर नीड?
तो उसे कितनी फिल्म की ज़रूरत है, यानी उसे कितनी फ़ोटोज़ खींचनी पड़ेंगी। तो हमें क्या पता है, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं और उन 3 ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज करना है, तीनों ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, अवेलेबल भी 3 है और अरेंज भी 3 को करना है, तो n भी 3 r भी 3, तो आंसर क्या हो जाता है इस केस में n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो 6 फिल्म्स आर नीडेड, ठीक है ना। और वो 6 फिल्म्स जो है उसका देखो, यहाँ पर देखो वेरियस पॉसिबिलिटीज आर सुरेश महेश रमेश पहली, सुरेश रमेश महेश दूसरी। देखो सुरेश महेश रमेश, सुरेश रमेश महेश, महेश रमेश, रमेश महेश, दिख रहा है आपको, रमेश महेश इंटरचेंज हो गए। सुरेश सबसे पहले ही था दोनों केसेस में। तीसरा केस रमेश सबसे पहला गया, फिर सुरेश, फिर महेश। चौथा रमेश महेश सुरेश। पांचवा महेश रमेश सुरेश एंड सिक्स्थ महेश सुरेश एंड रमेश। ये 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए। क्या इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? आंसर इज नो, ये 6 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्या हमें लिखने की जरूरत है? आंसर इज नो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई 3 लोग 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, 3 लोग 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। इसको करने का एक तरीका तो यही हो गया, लिख करके देख लो। एक हो गया n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, एन पी आर का फॉर्मूला यूज कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n कितना हो गया 3, n माइनस r यानी कि 3 माइनस 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6 और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया 0 फैक्टोरियल विच इज 1, तो 6 आंसर आ गया। देखो 6 ऐसे भी आ रहा है, 6 ऐसे भी आ रहा है, अलग अलग तरीके हैं 6 लाने के, ठीक है ना। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तीसरा देखो, 3 लोग खड़े होंगे तो हमने 3 स्पेसेस बना दी, तो पहले स्पेस पर कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? अगर अभी कोई भी नहीं खड़ा इन तीनों स्पेसेस पे, तो पहले स्पेस पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है, सुरेश भी आ सकता है, रमेश भी आ सकता है, महेश भी आ सकता है। कोई एक बंदा यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया, तो दूसरी प्लेस फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल बचेंगे? 2। फिर आखिरी प्लेस को फिल करने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, ठीक है जी। चलिए देखो, thus there are 6 possibilities, therefore he needs 6 films, each one of these possibilities is called permutation of 3 person taken at a time। तो हर एक पॉसिबिलिटी को, जो 6 पॉसिबिलिटीज, हर एक पॉसिबिलिटी को हम परम्यूटेशन कहते हैं ऑफ 3 person taken at a time, ठीक है ना। लीनियर परम्यूटेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर परम्यूटेशन? सर हमें परम्यूटेशन तो पता है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स को हम परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स को परम्यूटेशन बोलते हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर परम्यूटेशन? तो अगर हमें अरेंज करना है चीज़ों को और उस अरेंजमेंट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, तो इस टाइप की परम्यूटेशंस को हम, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम लीनियर परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट हैविंग स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अगर मैंने एक लाइन में 3 लोगों को खड़ा किया तो मुझे पता है लाइन स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। अगर मैंने एक लाइन में 50 लोगों को खड़ा किया तो मुझे पता है लाइन स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। तो अगर इस टाइप की अरेंजमेंट्स मुझे करनी हो तो उसको मैं बोलता हूँ लीनियर परम्यूटेशन, यानी कि हैविंग अ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी परम्यूटेशन नॉन लीनियर हो, यानी कि उसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बोलूँगा एक बात बताओ, अगर एक राउंड टेबल है आपके घर में, लेट्स से डाइनिंग टेबल है, और उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं या 5 लोग बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये 5 लोगों को बिठाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आप इन 5 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हो। तो इसमें क्या आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिख रहा है? आंसर इज नो। आपको नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ से हो रही है टेबल। अगर एक राउंड टेबल आपके घर में रखी है, अज्यूम करो आपके सामने एक राउंड टेबल, आंख बंद करके अज्यूम करो फिर। अब आप उसमें आपको 5 चेयर्स दिख रही हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पहली चेयर कौन सी, आखिरी चेयर कौन सी है? नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप की परम्यूटेशंस को अरेंज करना, इस टाइप की अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर। तो परम्यूटेशन 2 टाइप की होती है, लीनियर एंड सर्कुलर। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? लीनियर परम्यूटेशन को पढ़ेंगे, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन को, जहां पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। दोनों के फॉर्मूलेज अलग होते हैं, ठीक है ना, दोनों के फॉर्मूलेज अलग होते हैं। अलग क्यों होते हैं इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, बट टाइम आने पे, अभी मत समझो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो लीनियर परम्यूटेशन का फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन आर ऑब्जेक्ट आर चोजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एन क्या होता है कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और आर क्या होता है कि आपको एक बार में कितने ऑब्जेक्ट को यूज करना है,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास PULSE ये 5 लेटर्स अवेलेबल हैं, 5 लेटर्स अवेलेबल हैं। आप जानना चाहते हो कि इन 5 लेटर का यूज़ करके आप कितने डिफरेंट 2 लेटर वर्ड बना सकते हो, कितने डिफरेंट 2 लेटर वर्ड्स बना सकते हो। तो आपका इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट 5, बट आपको एक बार में कितना लेटर वर्ड बनाना है, 2 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है ना। तो N हो गया 5 और R हो गया 2। तो कैसे निकालते हैं इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कैसे निकालते हैं, NPR से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, NPR से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, NPR से निकालते हैं। तो ये आपको क्या समझ आया यहाँ पर कि NPR लिखने के 3 तरीके हैं। आप अगर मेरी बुक रेफर करोगे तो मेरी बुक में आपको जनरली यही तरीका दिखेगा हर जगह क्वेश्चंस के अंदर, फाइंड NPR। तो जो फाइंड NPR लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा। बट अगर आप कोई और ऑथर की बुक लेते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको फाइंड NPR में जो NPR है वो ऐसा लिखा हुआ दिख जाए। हो सकता है कि आपको फाइंड NPR में NPR ऐसा लिखा हुआ दिख जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने हमें ये तो सिखाया था कि NPR कैसे निकालते हैं, बट आपने हमें सिखाया ही नहीं कि ये वाला NPR कैसे निकालते हैं। आपने हमें बताया नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या निकालना है हमें। अगर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दिस, तो सर हमें समझ ही नहीं आया करना क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों एक ही चीज़ होती है, कैसे भी लिख सकते हो आप इनको। फॉर्मूला तीनों का ही सेम है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझा दिया था। तो हमने जो फॉर्मूला किया था, किसका किया था, हमने फॉर्मूला किया था लीनियर परम्यूटेशंस का। किसका किया था, लीनियर परम्यूटेशंस का। इजी, एकदम इजी। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं एनपीआर को। देखो एनपीआर को एक तो तरीका हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका हो गया ऐसे सॉल्व कर लो। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हैं लोग, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन, क्या है ये, व्हाट इज दिस। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से समझ लो परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्टकट है ये। ठीक है ना। क्या है, शॉर्टकट। परम्यूटेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है ये, शॉर्टकट। ध्यान से समझना। अगर मुझे इस सिचुएशन के अंदर NPR निकालना है कि मैं 5 लेटर का यूज़ करके कितने डिफरेंट 2 लेटर वर्ड बना सकता हूँ, इन 5 लेटर्स को यूज़ करके मैं कितने डिफरेंट 2 लेटर वर्ड बना सकता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 5P2। N की जगह लिखा 5, P की जगह लिखा 2, और फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। 5 माइनस 2 होते 3 फैक्टोरियल, 3 और 3 कट गया, आंसर आ गया 20। तो देर आर 20 डिफरेंट वर्ड्स which can be formed, which can be written down using these 5 letters. There are 20 different 2 letter words which can be written down using these 5 letters. बात समझ आ गई ना आप लोगों को। हम 20 अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप बनाना चाहो तो 20 अलग अलग वर्ड्स क्या होंगे, एक होगा PU, ठीक है ना, एक होगा PL, एक होगा PS, एक होगा PE, ठीक है ना। 4 तो ये हो गए। फिर होगा UL, फिर होगा US, फिर होगा UE, फिर होगा LS और LE, फिर होगा SE। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। कितने होने चाहिए, 20। अब देखो PU की जगह UP भी लिख सकते हैं, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम वर्ड्स बना रहे हैं। तो ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। LP SP EP हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, सॉरी। फिर LU SU EU 6 हो गए। SL का LS का SL, LE का EL और SE का ES। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए 20। ये देखो आंसर आ गया 20, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है। अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एकदम ही खतरनाक इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये जानना चाहता आप लोगों से कि बताइए अब 5
वर्ड्स में से 5 लेटर में से 2 लेटर्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या जानना चाहता कि 5 में से 2 लेटर कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अरेंज नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप कैसे आंसर निकालते हैं? 5C2 करके, 5C2 करके, ठीक है ना। जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो C2 का यूज़ करते, C का यूज़ करते। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। तो 5 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 को लिखो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 5 4 20, 20 अपॉन 2 इज 10। तो अगर आपको 5 में से 2 लेटर्स सेलेक्ट करने होते तो आप 10 तरीके से कर सकते हो। तो वो 10 तरीके देखो ये थे, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 अलग अलग सेलेक्शंस हैं, ये 10 अलग अलग सेलेक्शंस हैं, ठीक है ना। हर एक सिलेक्शन 2 तरीके से लिखा जा सकता है। जो P और U जो लेटर्स हैं इनका सिलेक्शन, इससे 2 वर्ड्स बन सकते हैं, एक PU बन सकता है खुद और एक UP भी बन सकता है। यानी कि अगर मैं 10 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं पहले सेलेक्ट करूं और फिर अरेंज करूं तो भी मेरा आंसर 20 आ रहा है। देखो ध्यान से समझना दोबारा, आपके पास 10 अलग अलग सिलेक्शन आ गए जो येलो में हाईलाइटेड है। हर एक सिलेक्शन को आप 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, हर एक सिलेक्शन को आप 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि आपके पास 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल वेज में। आपके पास 10 अलग अलग सिलेक्शन है और हर एक सिलेक्शन को आप 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 20। यानी कि ध्यान से समझना मेरी बात को, यानी कि NPR और NCR बराबर तो नहीं होता। देखो NPR जब निकाला तो 20 आया, NCR जब निकाला तो 10 आया, बट NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं 10 को R कितना है 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। देखो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। और इसके पीछे का लॉजिक समझो, NPR मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई किसको करना है इससे? r फैक्टोरियल से। अब देखो ये वाला r फैक्टोरियल और ये वाला r फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा वो सेम ही तो है, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? अब n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है ये। मैं बोल सकता था कि रट लो, मैं आपको बोल सकता था कि इसको रट लो, बट मैंने आपको रटाया नहीं। मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। और वो एक्सप्लेन करा मैंने इस एग्जाम्पल को लेकर के, इस एग्जाम्पल को लेकर के। तो आपका एक फॉर्मूला और कंप्लीट हो गया, और वो फॉर्मूला है ये वाला, ये NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है ना। समझ आ गया होगा आप लोगों को, आई होप, पूरी उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ लिखी है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की। सुनो, अगर आपको 5P2 निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो। मैंने आपको बोला कि ऐसे मत निकालो, मैंने आपको बोला ऐसे मत निकालो। आपको सिंपली क्या करो, 5P2 है ना, तो आप 5 को लिखो सबसे पहले तो, क्योंकि 5 लिखा है यहाँ पर, 5 लिखा तो 5 को लिखो, और इसको मल्टीप्लाई करते चला जाओ रिवर्स ऑर्डर में। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 बार है तो रिवर्स ऑर्डर में 1 और 2 आ गए, 5 और 4 आ गया, ठीक है ना। और इसका आंसर देखो 20 आएगा। दोबारा सुनो, अगर 10P3 होता तो क्या करते? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ रिवर्स ऑर्डर में, कितनी बार? 3 बार। तो 10 से एक छोटा नंबर होता 9, और 9 से एक छोटा नंबर होता 8। ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं आपको बोलता कि इसको सॉल्व करो, आप क्या करते? आप बोलते सर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता, पहले तो लिखता n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल को लिखता 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 3 होता 7 फैक्टोरियल। ये और ये कट जाता, क्या बचता? क्या बचता? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने क्या लिखा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। बात तो सेम ही है,
ठीक है ना। और सुनो, और एक एग्जांपल लेते हैं। 15p4 आपको निकालना होता, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते 15, रिवर्स ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं अप टू 4 टाइम्स। तो एक तो हो ही गया 15, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। लो जी, आपका आंसर आ गया। हो गया सुपर सिंपल, हो गया सुपर डुपर सिंपल। ठीक है ना। 15p4 निकालना कितना आसान हो गया कि सर 15 से शुरुआत करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में 4 फैक्टर्स को, 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है तो 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना करना होता है। और यही सेम चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली सेम। ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर मुझे 10p6 निकालना है, 10p6 निकालना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 से शुरुआत करनी है और 6 नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 1 2 3 4 5 6। लो जी, आंसर आ गया, आ गया। अब इसी सेम चीज़ को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। तो NPR में सबसे पहले लिखा n, तो 10p6 में सबसे पहले लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय, अगला जो नंबर है वो क्या है, n-1, तो हमारा क्या हो जाएगा 10-1 यानी कि 9। फिर अगला जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पर देखो n-2, तो हमारा क्या हो जाएगा 10-2, 10-2 यानी कि 10-2 यानी कि 8। और इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, कब तक, कब तक, आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, आखिरी नंबर होना चाहिए n-r+1, n-r+1 क्या होना चाहिए आखिरी नंबर, n-r+1। बताओ जी, 10-6 कितना होता है 4, और 4+1 कितना होता है 5, यानी आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब बताओ इसमें और इसमें कोई फ़र्क है क्या, कोई फ़र्क नहीं है, वही सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम। मैंने 10 से शुरुआत किया और आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, n-r+1 होना चाहिए। n क्या है 10, r क्या है 6, तो 10-6 हो गया 4, 4+1 हो गया 5, तो आखिरी नंबर 5 होना चाहिए। यहाँ पर भी तो आखिरी नंबर 5 ही आ रहा है। 10 से शुरुआत करी और 5 पे एंड हुआ, 10 से शुरुआत करी और 5 पे एंड हुआ। तो यानी कि देखा जाए तो ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैंने इस शॉर्ट ट्रिक को और इजी कर दिया आप लोगों के लिए। कैसे, मैंने आपको बोला कि 10p6 है तो 10 से शुरुआत करो, रिवर्स ऑर्डर में 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, बस खत्म। बताओ जरा, इजी हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट बताइए, समझ आ गया, प्लस इजी है। 0 फैक्टोरियल 1 होगा हर्ष, अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा क्यों। बताइए भाई, सारे बच्चे आंसर देंगे मुझे, ठीक है ना, समझ आ गया ना सबको? यस सर। ओके, चलिए। तो देखो, परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना सुपर डुपर इजी हो चुका है। अब हमें इतना सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल फिट ट्रिक याद रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अगला सुनो, अगली चीज सुनो भाई, अगली चीज सुनो। वन मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। मैं जानना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे मैं बताता हूँ। आप लोग इन सबको सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और फिर इन चारों को ऐड कर दोगे और आप आंसर निकालोगे। क्या एग्जाम में इतना टाइम होता है? आंसर इज नो। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ सकता है, इतना टाइम होता है? आंसर इज नो। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहिए, और वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो एक बेसिकली फॉर्मूला है। इसका आंसर पता है क्या होगा, 119। यकीन नहीं होता तो करके देख लो, इतनी जल्दी कैसे आ गया मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 होता है 18, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 96। कैलकुलेटर उठाओ और देखो, क्या 96 + 18 + 4 + 1 119 होता है?
ठीक है ना, 96 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 1, हाँ जी 119 होता है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS। अब इतना टाइम लगाने की ज़रूरत है क्या आंसर इसनो, मैंने तो ये आंसर बिना सॉल्व करते ही बता दिया था। और सुनो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर भी बताओ मैं क्या होगा, 719। कितनी जल्दी पता चल गया, क्यों पता चल गया, क्योंकि मुझे इसके पीछे का लॉजिक पता है, मुझे इसके पीछे का फॉर्मूला पता है, मुझे ट्रिक पता है। इसका सिंपल मतलब होता है 4 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। कहाँ तक जा रहा है ये नंबर, 4 तक जा रहा है, तो 4 में ऐड करो 1, 5 हो गया, 5 फैक्टोरियल माइनस 1। 5 फैक्टोरियल मुझे पता है 120 होता है, मैंने आपको याद करने को भी बोला था, 120 माइनस 1 करूँगा तो 119 ही आएगा। इसी तरीके से 5 तक जा रहा है, तो 5 प्लस 1 करूँगा 6 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 1, तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 720 माइनस 1 719 होता है, इसलिए इतनी जल्दी आंसर आ गया। तो देखो वही सेम चीज़ इस फॉर्मूले में लिखा है कि अगर आपका ये जाता है, ये सेम पैटर्न फॉलो होता है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस करते 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 n इंटू n फैक्टोरियल। तो जहाँ पर भी ये एंड हो रहा है वो नंबर लिखो, उसमें प्लस 1 करो, फैक्टोरियल लगाओ और माइनस 1 कर दो। अब यहाँ पर देखो इस सिचुएशन में ये नंबर 4 पे एंड हो रहा था, 4 पे, तो मैंने क्या किया, 4 में प्लस 1 किया, फैक्टोरियल लगाया, माइनस 1 किया। यहाँ पे ये नंबर 5 पे एंड हो रहा है, तो 5 में प्लस 1 किया, फैक्टोरियल लगाया, माइनस 1 किया, ठीक है ना, वही करना है आप लोगों को, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब कई बार होता क्या है कि हो सकता है कि आपका जो ऑप्शन हो, आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन हो, आपका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 119। बट हो सकता है कि ऑप्शन में 119 हो ही ना, ऑप्शन में गिवन हो 5 फैक्टोरियल माइनस 1, या फिर ऑप्शन में गिवन हो 4 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मेरा आंसर तो 119 आ रहा है, ये आंसर तो ऐसे कोई मैच ही नहीं कर रहा मेरा, अब क्या करें भाई। तो आप क्वेश्चन छोड़ के भी आ सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना ज़रूरी है कि भाई ये फॉर्मूला क्या होता है कि जहाँ पर भी नंबर एंड हो रहा है n, उसमें करो प्लस 1, फैक्टोरियल लगाओ और माइनस 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। अगली चीज़ समझो, तो आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ठीक है ना, ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। बट इसका जो और वाला पार्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि सर ये क्या कर दिया, भसड़ क्या मचा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले एक चीज़ समझो, पहले एक चीज़ समझो, 1p1 यानी कि 1 फैक्टोरियल होता है, 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल होता है, 3p3 3 फैक्टोरियल होता है, 4p4 जो होता है वो 4 फैक्टोरियल होता है, 5p5 5 फैक्टोरियल होता है। ऐसा क्यों होता है करके देख लेते हैं। 6p6 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा, करके देखते हैं। 6p6 n और r, npr, तो क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1, तो क्या बचा, 6 फैक्टोरियल बचा, यानी कि 6p6 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, एकदम ईजी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है एंड में, देखो एंड में क्या लिखा है, n प्लस 1p n प्लस 1, तो n प्लस 1p n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जब 5p5 5 फैक्टोरियल होता है, 4p4 4 फैक्टोरियल होता है, तो n प्लस 1p n प्लस 1, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है ना। दोबारा समझो, अगर 1p1 1 फैक्टोरियल होता है, 4p4 4 फैक्टोरियल होता है, तो n प्लस 1p n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, एकदम ईजी, ठीक है ना। तो हम n प्लस 1p n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है, और माइनस 1 ये आ गया, यानी कि इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ है ये तो मैंने आपकी मैच करा दी कि देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, जो और के ऊपर और के नीचे लिखा है, इनका जो इक्वल टू का राइट हैंड साइड है वो एक्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, लिखने का तरीका अलग है बट है एक ही चीज़, है एक ही चीज़। अब मैं आपको इक्वल टू का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको करना क्या, ध्यान से ध्यान से सुनना, आपको आर की वैल्यू 1 लेनी है सबसे छोटी, फिर इसको इंक्रीज करते जाना है, आर की वैल्यू 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 4 लेनी है, फिर 5 लेनी है, फिर 6 लेनी है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी है जो यहाँ पर गिवन होगी,
जो यहाँ पे गिवन होगी। अभी n गिवन है तो मैक्सिमम वैल्यू n होगी। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो मैक्सिमम वैल्यू 6 होती, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होती। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। तो 1 से लेकर के जो भी ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज, इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे आपको लेने होते हैं। तो सबसे पहले मैं r की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर r.rpr के अंदर। अच्छा, r को मैं r फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत? जैसे n+1 p n+1 को n+1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, 5p 5 को 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ऐसे r को मैं r फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। r.rpr यानी कि r मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। अब r की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 फैक्टोरियल। ये समेशन साइन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ऐड करना, ऐड। अब r की अगली वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 2, तो 2.2p2 यानी कि 2.2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर r की अगली वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 3, तो 3.3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ऐसे करते 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 मुझे आखिरी वैल्यू क्या लेनी होगी, आखिरी वैल्यू n, तो n.npn हो जाएगा, यानी n.n फैक्टोरियल हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड इधर और के नीचे और के ऊपर बिल्कुल सेम हो चुका है। ये भी ये चीज़ लिखी है, और ये जो लिखना चाह रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, इसलिए यहाँ पे और लगा हुआ है। और कि भाई दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम बात करते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप कॉम्प्लेक्स करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इक्वल टू यहाँ पर भी, इक्वल टू यहाँ पर भी। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो आपका ये निकल करके आएगा जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल करके आएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके ऊपर हम थोड़ी और ग्रिप बनाते हैं, एक क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन ही है बुक का, देखिए। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि वैल्यू ऑफ दिस निकालना है आपको, दिस। और ये क्या है, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, जिसमें r की वैल्यू सबसे छोटी जो है वो 1 है, और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। और जब मैं r की वैल्यू 1 डालूंगा तो r की जगह आ जाएगा 1 डॉट rpr यानी कि 1 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल हो गए, उसकी जगह 1 लिखेंगे तो 1 फैक्टोरियल। फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे समेशन का साइन है, समेशन का साइन, ये रहा समेशन का साइन, ये बोलता है प्लस करो। फिर r की अगली वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है, 2.2 फैक्टोरियल। फिर 3.3 फैक्टोरियल, और आखिरी वैल्यू क्या लेनी है, 10, यानी 10.10 फैक्टोरियल। बताओ जी, इक्वल टू के राइट हैंड साइड क्या आएगा। मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर से एंड होता है, जिस भी नंबर से एंड होता है, ठीक है ना, उसमें करो +1 फैक्टोरियल -1, यही बोला था। जो भी नंबर से एंड होता है उस पर करो +1 फैक्टोरियल -1, यही तो वो ट्रिक थी जो मैं आपको बता रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल -1। क्या मैं 11 फैक्टोरियल को 11p11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 11p11 11 फैक्टोरियल होता है तो 11 फैक्टोरियल को 11p11 लिख सकते हैं, और -1 को ऐसे लिख दो। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 11p11 -1। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड क्या होता है, इसका राइट हैंड साइड होता है n+1p n+1 -1, ये राइट हैंड साइड होता है। अब n जो है वो क्या है, 10 है, n की जगह देखो क्या लिखा है, 10, तो n क्या है, 10 है, तो 10+1 11 p 10+1 11 -1, यही तो आंसर है यहाँ पे। यानी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है, उसके अलावा 1% कोई काम नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं डाला इस क्वेश्चन के अंदर। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं जाते, ये चीज़ समझ के ही नहीं जाते, बोलते पता नहीं क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ के चले जाते हैं। जबकि इसमें छोड़ने जैसा कुछ है नहीं, एकदम ईजी है, एकदम ईजी। ठीक है ना। तो देखो, आपको जो भी क्वेश्चन हमने किया, जो भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज किया, n की जगह 10 लिखा हुआ है, 10, और बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। r.rpr r इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 10 लिखा है, n की जगह 10 लिखा है, नहीं n की वैल्यू 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 डाला, 10+1 11 p 11 -1, ये आपका आंसर आ गया, 11p 11 -1, बी ऑप्शन हो गया इजी। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ परम्यूटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है,
सेकेंड प्रॉपर्टी है कि n-1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन n। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। n-1 लेट से n-1 जो है वो 3 है, तो 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, अगर n-1 3 है तो n क्या होगा, n क्या होगा 4 होगा, क्योंकि अगर n 4 है तो n-1 3 होगा, अगर n 4 है तो n-1 3 होगा, तो अगर n-1 3 है तो n क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। तो 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल आ गया। और यही रीज़न है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कैसे? सुनो, अगर मैं n-1 फैक्टोरियल की जगह लिख रहा हूँ 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल, और n क्या होगा, 1 होगा। ध्यान से सुनना, अगर n 1 है, अगर n 1 है तो n-1 यानी कि 1-1 क्या होगा, 0 होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n-1 क्या होगा, 1-1 यानी कि 0 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। n की जगह क्या लिखा, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये रीज़न है क्यों 0 फैक्टोरियल 1 होता है। दिस इज द रीज़न वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो n-1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन n। ये वाली चीज़ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे इन सर्क्यूलर परम्यूटेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन, ठीक है ना, बट इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे इन सर्क्यूलर परम्यूटेशन। ठीक है ना, सर्कुलर परम्यूटेशन में जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का, वो n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल नहीं होता, वो होता है n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, सर्कुलर परम्यूटेशन का। बट यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि भाई सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि n-1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल अपॉन n लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये फॉर्मूला सर्कुलर परम्यूटेशन का हम लीनियर परम्यूटेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, ये बोलना भी गलत है। ठीक है ना, हम तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि n-1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल अपॉन n बोल सकते हैं, ये चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो अगेन देखो, अगर मेरा n-1 जो है वो 5 है, अगर n-1 5 है तो n क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6। तो n-1 की जगह अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो n की जगह क्या लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6। क्या ये सेम है, आंसर इज यस। 5 फैक्टोरियल की जगह लिखा 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की जगह लिखा 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 6, ये और ये कट गया, क्या बचा, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। हो गया इजी। ठीक है ना, तो बहुत ईजी फॉर्मूला है सेकंड वाला, तो सुपर डुपर ईजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। थर्ड वाला फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको अच्छे से समझना है, दिल में बिठा लेना इस फॉर्मूले को, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सिंपल सी क्या बात बोलता है कि अगर मुझे चीज़ों को अरेंज करना है, अगर मुझे चीज़ों को अरेंज करना हो, देखना है कि उनके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो क्या बोलता है कि पहले चीज़ों को सेलेक्ट कर लो, पहले चीज़ों को सेलेक्ट कर लो, और फिर उन सेलेक्शंस में जो भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं उनको अरेंज कर दो, उनको अरेंज कर दो, तो आंसर सेम आएगा। और ये मैंने आपको समझाया यूजिंग एग्जाम्पल, जो मैंने ऊपर समझाया था, अब तो मिटा दिया मैंने। पल्स वाला जो एग्जाम्पल था ना, PULSE पल्स, उसके थ्रू मैंने आपको समझाया था कि हम पहले सेलेक्शन करें और फिर सेलेक्शन को अरेंज करें। ठीक है ना, यानी 10 × 2 फैक्टोरियल करें, 10 × 2 फैक्टोरियल, तो आंसर 20 ही आता है, जो कि 10p2 का भी आंसर था, और 5p2 का भी आंसर था, सॉरी 5p2 का। ठीक है ना, तो थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है इस पर हम दोबारा और फर्दर डिस्कशन करेंगे, बट क्वेश्चंस आने पर, अभी नहीं कर रहा, अभी जितना समझाया था उतना सफिशिएंट है, क्वेश्चंस आने पर और करेंगे। देखो भाई, फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, लिंक विथ थ्योरम ऑन पेज नंबर लिखना है आप लोगों को। (58) आप देख लेना, आपकी बुक जो है उसमें जो 2 थ्योरम्स हैं, ये कौन से पेज पर है, मेरी बुक में पेज नंबर 58 पर है।
58 पर, ठीक है ना। ये जो दो थ्योरम्स हैं इन्हीं पर बेस्ड वो वाला फॉर्मूला है जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला, यही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन, यही सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो लिंक विथ थ्योरम्स ऑन पेज नंबर 58। मेरी बुक में 58 पर है तो मैंने 58 लिख लिया, आपकी बुक में भी अगर 58 पर है तो आप भी 58 लिख लो, अगर 59 पर है तो 59 लिख लेना, 57 पर है तो 57 लिख लेना, देख लेना वो थ्योरम्स किस पेज पर है आपके, ठीक है ना। तो ये लिंक करेंगे थ्योरम्स ऑन पेज नंबर 58। तो जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे वो वाली, तब इस चीज़ को समझेंगे ये क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में टाइम भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी नहीं करा रहा मैं, जब थ्योरम्स करवाऊंगा वाली तब करवाऊंगा ये चीज़। चलिए, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड इज n टू द पावर r, वेरी इंपॉर्टेंट। समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ईजिली समझ जाओगे, टेंशन मत लो। आपके पास 1 2 3 4 और 5, आपके पास 1 2 3 4 5, या फिर मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास 1 2 और 3, तीन नंबर्स अवेलेबल हैं, तीन नंबर्स। इनका यूज़ करके बताओ आप कितने पासवर्ड्स बना सकते हो। लेट्स से आपके पास जो, आपको जब भी कोई न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना होता है, न्यूमेरिक पासवर्ड, तो आप 0 से लेकर के 9 तक का यूज़ करते हो। आपके फ़ोन में कई बार आपने देखा होगा कि जब फ़ोन अनलॉक करते हैं तो कई तो फिंगरप्रिंट से भी करते हैं, ठीक है ना, और कई लोग वो नंबर पैड पर अपना पासवर्ड टाइप करके भी करते हैं। तो वही आपको नंबर पासवर्ड बनाना है, नंबर पासवर्ड, और आपके पास जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 3 हैं, 1 2 और 3। आप मुझे बताओ कि आप कितने अलग अलग पासवर्ड्स बना सकते हो यूजिंग 3 नंबर्स 1 2 एंड 3। इफ रेपिटेशन इज अलाउड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड। तो देखो इन 3 नंबर का यूज़ करके मैं पहला पासवर्ड तो बना सकता हूँ 1 1 1, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो मैं 1 को रिपीट कर सकता हूँ। दूसरा पासवर्ड क्या बना सकता हूँ मैं, 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 2 1 1। इसके अलावा 1 1 3 1 3 1 3 1 1। इसके अलावा 1 2 3 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 एंड 2 3 1। 1 2 3 4 5 6, ये भी बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी तो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे, अभी तो मैंने कुछ बनाई नहीं है। इसके अलावा देखो क्या बन सकता है, 1 2 2 1 2 2 1 2 एंड 2 2 1। 2 2 2 भी बन सकता है, 3 3 3 भी बन सकता है, ठीक है ना। और क्या बन सकता है, 1 3 3 3 1 3 3 3 1, ये भी बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पासवर्ड बन सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। कितने बन सकते हैं, आंसर इस कितने बन सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं, 3, और मुझे जो पासवर्ड बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है, 3। तो मैं 3 डिजिट का यूज करके कितने 3 डिजिट पासवर्ड बना सकता हूं, इफ रेपिटेशन इज अलाउड। देखो अब तक जो हम करते आए थे वहां पे हम क्या अज्यूम करते थे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कि अगर एक नंबर एक बार यूज कर लिया पासवर्ड बनाने में तो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था कि ABT, ये 3 लेटर का यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम क्या अज्यूम करते थे कि भाई A अगर कोई भी वर्ड है उसमें A एक ही बार आएगा, B एक ही बार आएगा और T भी एक ही बार आएगा। तो हम NPR फॉर्मूला यूज करते थे, और NPR 3P3 हो गया, 3 फैक्टोरियल, और आंसर आया था 6। 3 लेटर का यूज करके आप कितने 3 लेटर वर्ड बना सकते हो, आंसर आता था 6। बट अगर रेपिटेशन अलाउड हो जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे,
क्योंकि अगर आपने यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का यूज़ किया होता कि 3 नंबर्स का यूज़ करके आप कितने 3 डिजिट पासवर्ड बना सकते हो, फिर रेपिटेशन इफ नॉट अलाउड, तो आंसर क्या आता 6, आंसर क्या आता 6। बट ये देखो 6 से बहुत ज़्यादा तो मैं यहीं पे बना चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो यहीं पे बन चुके हैं अभी। 6 से तो बहुत ज़्यादा, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हम इफ़ रेपिटेशन इज अलाउड। तो विच फॉर्मूला टू यूज़? आंसर इज n टू द पावर r। n कितना है 3, r कितना है 3, 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27, यानी कि आप 27 अलग अलग पासवर्ड बना सकते हो यूजिंग दीज 3 नंबर्स, यूजिंग दीज 3 नंबर्स, ठीक है ना। n टू द पावर r, यानी कि आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो आपको ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर कोई भी चीज़ आपको अरेंज करनी है और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, बट इफ रेपिटेशन इज अलाउड तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ये आपको याद रखनी है चीज़, इफ रेपिटेशन इज अलाउड देन आप n टू द पावर r इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। वही चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर रेपिटेशन अलाउड है तो n टू द पावर r। इसको करने का दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका, आपको 3 डिजिट पासवर्ड बनाना है। पहली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1 2 एंड 3, 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैंने लिख दिया 3। दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? आंसर इज 3, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 यूज़ कर रखा है तो आप 1 यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर यूज़ कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो नंबर अब आप इस पोजीशन पे यूज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भी वो नंबर यूज़ कर सकते हो, यानी यहाँ पर भी आप तीनों नंबर यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही आखिरी पोजीशन को फिल करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, यानी 1 2 3 का यूज़ आप पहली पोजीशन पे भी कर सकते हो, दूसरी पे भी कर सकते हो, तीसरे पे भी कर सकते हो, यानी तीनों ही पोजीशन पे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। तो ये जो वो वाली अप्रोच थी ना कि ऑप्शंस कितने तरीके से फिल किए जा सकते हैं, उस अप्रोच से भी इसका आंसर आ जाता है। तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 कैसे लिखा जा सकता है? 3 टू द पावर 3, और वही चीज़ तो यहाँ पर भी मैं लिख रहा था 3 टू द पावर 3 n टू द पावर r। तो बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड इज n टू द पावर r, एंड व्हेन थिंग्स कैन नॉट बी रिपीटेड तो होगा ये वाला फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर मैं 1 2 3 का यूज़ करके अलग अलग पासवर्ड बनाना चाहता हूँ और किसी भी पासवर्ड में 1 2 या 3 रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए, तो 6 ही पासवर्ड बना सकता था मैं, या तो 1 2 3 बनाता, या वो 6 पासवर्ड बेसिकली ये होते हैं, ये वाले 1 2 3 बनाता, 1 3 2 बनाता, 3 2 1 बनाता था, 3 1 2 बनाता, 2 1 3 बनाता, 2 3 1 बनाता। इन 6 के अलावा कोई भी पासवर्ड नहीं बना सकता था मैं, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो। सिर्फ ये 6 ऑप्शन अवेलेबल थे। बट अगर रिपीटेशन अलाउड है तो देखो यहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे 1 अगेन 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे देखो 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो गया, यहाँ पे 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो गया, यहाँ पे 1 तीनों टाइम रिपीट हो गया, तो 2 जो है तीनों टाइम रिपीट हो गया, 3 जो है तीनों टाइम रिपीट हो गया। ऐसे और भी बन सकते हैं। अभी तो देखो मैंने 1 1 2 1 2 1 2 का यूज़ किया, 1 3 1 3 1 3 का यूज़ किया, 1 2 का यूज़ किया, 1 3 का यूज़ किया, 2 और 3 का यूज़ नहीं किया अभी मैंने, देख रहे 2 और 3 का, यानी कि 2 2 3 2 3 2 और 3 2 2, ये भी बन सकता था, और भी बन सकते हैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ता है कि और क्या बन पाएंगे, बट और भी बन सकते हैं। 21 तो हो ही गए थे, 21 के बाद 22 23 24, और 3 और बन सकते हैं, 3 और बन सकते हैं, डबल 3 वाले, डबल 3 2 वाले, 3 3 2 3 2 3 और 2 3 3। लो जी, ये 27 पासवर्ड बन गए। इनके अलावा कोई और नहीं बन पाएगा, इनके अलावा कोई और नहीं बन पाएगा, 27 ही बन सकते हैं। तो इनको आप काउंट करोगे तो 27 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये 27 अलग अलग पासवर्ड्स बना सकते हैं हम लोग, इनके अलावा कोई नहीं बनेगा, चाहे कोशिश कर लेना आप लोग, इनके अलावा कोई और नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके आंसर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक 6 आता अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, रेपिटेशन अलाउड हो गई तो वही आंसर 27 हो गया। चलिए जी, तो आई होप आपको 5th वाली प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी प्रॉपर्टी पे,
विच इज़ एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर प्लस वन। ये बेसिकली ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, एकदम बेसिक सी चीज़ है, कुछ भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम बेसिक है, ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हो इसी चीज़ को सॉल्व करके भी। जैसे एन पी आर को कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैंने एन पी आर का जो भी रियल फॉर्मूला होता है वो लिख दिया। यहाँ पर मैंने इसके हिसाब से चला, एन माइनस आर प्लस वन लिख दिया एज इट इज़। फिर एन पी आर माइनस वन क्या होगा, एन पी आर माइनस वन क्या होगा, ये होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो होगा, ठीक है ना। एन माइनस आर यानी कि एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो आर प्लस वन हो जाएगा, माइनस आर और माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। लिख दिया, ओके लिख दिया। अब आगे क्या करें भाई, हाँ जी आगे देखो, एन फैक्टोरियल एज इट इज लिखा, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी एज इट इज लिखा, ठीक है ना। फिर एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल एज इट इज लिखा। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन, फिर क्या करेंगे, फैक्टोरियल है तो उसमें वन माइनस करेंगे, तो एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस आर, फैक्टोरियल का साइन लगा दो, ये और ये कट गया, तो क्या बचा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। आ गई सेम चीज़ निकल करके, ठीक है ना। तो वही चीज़ तोड़ मरोड़ के यहाँ पर सिक्स्थ में लिखी हुई है। तो सिक्स्थ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, ठीक है ना, इसको नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ परम्यूटेशन जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं सारी की सारी एक्सेप्ट वन, फोर्थ वाली अभी नहीं हुई है और इसको हम बाद में करेंगे, बाद में, ठीक है ना। फोर्थ वाली को हम बाद में करेंगे, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। बाकी सब हमारा हो चुका है, बाकी सब हमने कर लिया, समझ लिया, ईजी था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इवेलुएट 5p3। तो मैं कैसे इवेलुएट कर सकता हूँ इसको, 5 से शुरू करो और रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर 5 4 23 60, आ गया 60। हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर। स्क्वायर में देखो कितने वर्ड्स हैं, 6, और आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, और कितना है 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ करनी है नहीं करनी, कुछ नहीं बोल रहा, तो हम बोलेंगे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड करने का बोला ही नहीं कि इसे रिपीटेशन अलाउड करे ना करे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अज्यूम करना कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यानी आप एस का यूज़, वो जो 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है उसमें एक ही बार यूज़ कर सकते हो, 2 बार यूज़ नहीं कर सकते इसको। क्यू का यूज़ एक बार कर सकते हो, यू का एक बार, ए का एक बार, आर का एक बार, ई का एक बार। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है, यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो आइए जी 6p3 आपको निकालना है, तो हम वैल्यूज पुट करने की जगह सीधा सीधा वो ट्रिक का यूज़ करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 से शुरुआत करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 30 4 120, लो जी आंसर आ गया 120 वेज। ऐसे हेक्सागन का यूज़ करके आप कितने 3 लेटर वर्ड बना सकते हो, तो हेक्सागन में 7 अलग अलग लेटर्स हैं, तो 7p3 हो जाएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 से शुरुआत करो, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर्स को, 1 2 3, तो 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 210, देखो 210 वेज आ गया, हो गया इजी, वेरी इजी, ठीक है ना। और देखो दूसरा तरीका भी होता है करने का, वो भी बता देता हूँ, हेक्सागन वाले का बता देता हूँ। आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड, 1 2 3। पहली प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने लेट से ई का यूज़ कर लिया। अब दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेट से आपने ओ का यूज़ कर लिया। अब बाकी आखिरी पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 का यूज़ कर लो।
जब आप 7 × 6 × 5 करोगे तो आंसर सेम आएगा 210। ठीक है ना। तो NP3 वाले NPR वाले तरीके से कर लो, या वो स्पेस फिल कितने तरीके से हो सकती है ये वाले तरीके से कर लो, बात एक ही होती है। आप n फैक्टोरियल वाले तरीके से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि n फैक्टोरियल का यूज़ कब करते हैं, जब n = r हो। मैंने आपको बताया है कि अगर n और r सेम हो, यहाँ पे n कितना है 7 और r कितना है 3, जब n और r सेम ना हो तो आप n फैक्टोरियल वाले तरीके का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन होता कि आपके पास 3 लेटर्स अवेलेबल हैं और आपको 3 लेटर वर्ड ही बनाना है, 3 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो उसमें आप बोल सकते थे 3 फैक्टोरियल। बट अगर आपके पास 7 लेटर्स अवेलेबल और आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो n है 7 और r है 3, तब आप n फैक्टोरियल का यूज़ नहीं कर सकते। चलिए भाई, हो गया ये भी। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। अब देखो 5 लोग हैं और एक फोटोग्राफ में लोग भी 5 ही चाहिए, n भी 5 है और r भी 5 है। इस केस में आप n फैक्टोरियल आंसर दे सकते हो, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा 120। देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, आ गया आंसर। NPR वाले तरीके से भी कर सकते हो, NPR, n भी 5 r भी 5, तो 5 से शुरुआत करो और रिवर्स ऑर्डर में 5 नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 120। अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर लो। अब वो ब्लैंक स्पेसेस वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। आपको एक लाइन में 5 लोगों को खड़ा करना है, पहली पोजीशन पे आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने एक इंसान को खड़ा कर दिया, अगली पोजीशन भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने एक इंसान को खड़ा कर दिया, फिर 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अब एक ही इंसान बचा है और एक ही पोजीशन बची है, तो उस पोजीशन को आप एक ही तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसका आंसर भी वही 120 आ जाएगा। तो मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको जो भी ईजी लगता हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड। आपको 3 प्राइज बांटना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और कितने कितने पार्टिसिपेंट है, 13 पार्टिसिपेंट है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवॉर्डेड। तो आप कितने अलग अलग तरीके से प्राइज अवॉर्ड कर सकते हो, अज्यूमिंग कि एक बंदे को एक ही प्राइज मिल सकता है, एक बंदे को तीनों प्राइज नहीं मिल सकते। ठीक है ना। क्या अज्यूम करना है कि 13 पार्टिसिपेंट है तो एक ही पार्टिसिपेंट को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ठीक है ना। फर्स्ट प्राइज जो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट को मिल सकता है, 2 या 3 को नहीं मिल सकता, और एक पार्टिसिपेंट को एक ही प्राइज मिल सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिसिपेंट को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज मिल गए। ठीक है ना, ये आपको अज्यूम करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, n कितना है 13, r कितना है 3। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल 13 है, बट आप 3 ही ऑप्शन को प्राइज दे सकते हो, 3 ही लोगों को प्राइज दे सकते हो। तो NPR करेंगे 13P3, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया 1716। लो जी, आ गया आंसर। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 13 ऑप्शंस। एक बंदे को आपने दे दिया फर्स्ट प्राइज। अब सेकंड प्राइज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 12, और आखिरी प्राइज के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 11। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लेना, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफरेंट हो गया। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विद 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, अज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। अब 3 स्टूडेंट को 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट से कैसे एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है ना। यानी कि आपके पास CA हैं 4, और आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो हैं 3, तब किस तरीके से इनको ये एलोकेट कर सकते हो। ठीक है ना। और क्या लिखा है कि एक CA एक ही स्टूडेंट ले सकता है मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि एक ही CA तीनों स्टूडेंट ले ले या 2 स्टूडेंट ले, एक CA के पास एक ही आ सकता है। तो जो स्टूडेंट 1 है वो इस CA के पास भी जा सकता है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो आपके पास अगर 3 स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4। एक CA के पास लेट से एक स्टूडेंट आ गया, तो अगले स्टूडेंट के पास 3 ही ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन नहीं बचे। ये बोलेगा कि यार मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं CA चूज़ करने के, और फिर आखिरी स्टूडेंट के पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो 4 3 12 2 24, आंसर आ जाएगा 24। या सिंपली आप बोल सकते हो n है 4 और r है 3, तो 4P3 सॉल्व करना है। 4 से शुरुआत करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 24। अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स अप टू यू।
याद रखना n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि n छोटा हो जाए r से, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। आपके पास a, b और c 3 लेटर्स अवेलेबल हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन 3 लेटर का यूज़ करके 4 लेटर वर्ड बनाओ, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके पास n है 3, क्या आप 3 लेटर का यूज़ करके 4 लेटर वर्ड बना सकते हो? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 3 ही लेटर वर्ड बन पाएगा, ठीक है ना। हम ये अज्यूम करते हैं ना, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता हम क्या अज्यूम करते हैं कि रेपिटेशन इफ नॉट अलाउड, तो यहाँ पर भी हम क्या अज्यूम करेंगे? रेपिटेशन इफ नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए n या तो r जितना होगा या r से बड़ा होगा, n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता। और यही सेम चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोटिस करी हो तो लिखा हुआ था, वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, यही चीज़ लिखना चाह रहा था ये, ठीक है ना। चलिए ओके, इफ क्वेश्चन करते हैं विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time, n minus 1 things taken 3 at a time, फाइंड n। आपको n फाइंड करना है। पहले तो हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि भाई जो क्वेश्चन है इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कर हमने एकदम सिंपल क्वेश्चन पढ़ा और कन्वर्ट कर दिया कि 6 टाइम ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, कितने ऑप्शन, कितने टोटल थिंग्स हैं? n थिंग्स हैं, तो n इज इक्वल टू n हो गया। और आपको एक बार में कितनी चूज करनी है? एक बार में 3 चूज करनी है, 3। और दूसरे केस में n जो है वो n-1 है, r जो है वो 3 है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n-1 थिंग्स। तो जो n है नंबर ऑफ थिंग्स वो कितनी है? n-1। और एक बार में कितनी लेनी है? 3 लेनी है। करना है सॉल्व, हो जाएगा इजी। np3 का क्या मतलब है? n से शुरुआत करो और रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे बड़ा हो गया n, फिर n-1, फिर n-2, 1, 2 और 3, ऐसे ही करते हैं। 8p3 लिखा होता तो क्या करते? 8 इंटू 7 इंटू 6 करते। 8 की जगह 8 आ गया, 8-1 7 आ गया, 8-2 6 आ गया। तो ऐसे n की जगह n आ गया, n-1 n-1 आ गया और n-2 n-2 आ गया, खत्म, ठीक है ना। 7 टाइम्स n-1 से शुरुआत करी, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर है, तो अगला क्या होगा? n-2, क्योंकि n-1 में एक और -1 किया जाएगा, फिर क्या होगा? n-3, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब क्या करें भाई? n-1 n-2 n-1 n-2 से कट जाएगा, क्या बचेगा? 6n इज इक्वल टू 7n माइनस 21। तो 21 उधर ले जाते हैं और 6n इधर ले जाते हैं, तो n इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। ये 21 माइनस 21 इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, 6n इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो माइनस 6n हो जाएगा, 7n माइनस 6n बचेगा n और इज इक्वल टू हो जाएगा 21। हो गया सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, ये देखो आ गया आंसर, ठीक है। तो डरना नहीं है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या बोलना चाह रहा है। ये वाले क्वेश्चंस और करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से ध्यान से करना, देखता हूँ कौन बच्चा तीनों का सही आंसर देता है। आप लोगों को खुद करना है, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इज 3 डिजिट लॉक कोड चेन। आपने साइकिल खरीदी होगी बचपन में, एंड साइकिल में एक लॉक आता था, लॉक याद होगा आपको। वो लॉक कुछ ऐसा सा होता था, एक बैंड होता था जिसमें यहाँ पर नंबर्स होते थे, ठीक है ना, जिसको आप स्क्रॉल कर करके अपना जो भी आपका पासवर्ड होता था, उसका जो भी लॉक का कोड होता था वो यहाँ पे करते थे और ये इसमें से निकल जाता था। इसको निकाला, साइकिल चलाई, फिर वापस आकर के ये इसके अंदर इंसर्ट करा और इसको शफल कर दिया, इन नंबर्स को शफल कर दिया तो लॉक हो जाता था। तो ये वापस कब खुलता था? जब यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आप लगा देते हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स लगाते थे। जो लेट्स आपका पासवर्ड जो है वो 113 है, 113, तो जैसे आपने 113 यहाँ पर दिखाया, ठीक है ना, वो खुल जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है ये। देयर इज अ 3 डिजिट लॉक कोड चेन, ईच सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ डिजिट 0 to 9, और हर जो उसमें 3 सेक्शंस होते थे, हर सेक्शन में 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स होती थी आपके पास,
ठीक है ना, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स होती थी। हाउ मैनी वेज डिफरेंट कोड कैन बी जनरेटेड, तो ये पूछना चाह रहा है कि आप कितने डिफरेंट कोड्स जनरेट कर सकते हो इसके अंदर। इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट कोड्स कैन बी जनरेटेड, कितने तरीके से आप डिफरेंट कोड्स जनरेट कर सकते हो इसके अंदर, यानी आप एक तरीके से कितने अलग अलग तरीके के पासवर्ड्स इसमें बना सकते हो, लगा सकते हो। हाउ मैनी ऑप्शंस आर देयर विद यू, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताओ भाई। सर NP3 9P3 सॉरी 9P3। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सर 10P3 होगा। देखो पहली बात तो 0 से लेकर के 9 तक ये 10 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो है 10, और आपको एक बार में 3 नंबर्स को अरेंज करना है। सर 720। ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है, आप लोगों ने अज्यूम कर लिया कि सर हम एक नंबर अगर एक सेक्शन में एक नंबर यूज़ कर लिया तो उसको रिपीट नहीं कर सकते। ये आपने सोचा कि सर अगर तीन नंबर्स आ सकते हैं 3 प्लेसेस पर, तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए 10 ऑप्शन हैं, दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए 9 और आखिरी प्लेस को फिल करने के लिए 8, और इस तरीके से आपने आंसर दे दिया 720, बट दिस इज रॉन्ग। ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ये जो आपका होती है, ये जो कोड चेन होती है, लॉक कोड चेन होती है, इसके अंदर आप 000 भी पासवर्ड रख सकते हो, इसका पासकोड, यानी कि इसके अंदर कॉमन सेंस लगाने को इसलिए बोला था कि इसके अंदर रेपिटेशन अलाउड हो सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना करेगा आपको कि भाई 111 नहीं लगाना, 222 नहीं लगाना, 333 नहीं लगाना, वो भी लगा सकते हो, 112 113 114 भी लगा सकते हो, यानी रेपिटेशन अलाउ कर सकते हो। और फिर हमें याद आता है कि जब रेपिटेशन अलाउड होती हैं तो हम NPR का यूज़ नहीं कर सकते, हम N⁻R का यूज़ करते हैं, और N⁻R हो गया 10⁻3 विच इज़ 1000। और दूसरा तरीका समझने का ये भी है कि आप पहली ये जो 3 इसके अंदर सेक्शंस हैं, पहले सेक्शन को फिल करने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर वहाँ पे प्लेस कर दिया अपने मनपसंद का, फिर दूसरे सेक्शन को फिल करने के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने यहाँ पे 1 रखा है तो यहाँ पे आप 1 नहीं रख सकते, आप 1 यहाँ पर भी रख सकते हो। और इसी तरीके से आखिरी सेक्शन को फिल करने के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो होता है वो 1000 होता है, तो इसका आंसर 1000 होगा, ना कि 720। ठीक है ना। फर्दर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैसे तो ये चीज़ लिखवानी है मुझे, लिखी हुई है मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, सुनो। नोट पढ़ना है ये वाला, ये आपको लिखना है बट अभी मत लिखना। इफ़ ऑल द डिजिट दैट इज 0 to 9 आर अवेलेबल इन क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखता है कि 0 से लेकर के 9 तक सारी की सारी डिजिट्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में था, देन अज्यूम दैट रेपिटेशन इज अलाउड, तो आपको अज्यूम करना है कि रेपिटेशन इज अलाउड। बट इफ सेलेक्टिव नंबर्स आर गिवन इन क्वेश्चन देन अज्यूम दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बट अगर क्वेश्चन में सेलेक्टिव नंबर्स दे कि 1 2 3 4 5 का यूज़ करके आप कितने कोड्स बना सकते हो, तब हम अज्यूम करेंगे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं, बट क्वेश्चन के अंदर 0 से लेकर के 9 तक सारे डिजिट्स अवेलेबल हैं आपको यूज़ करने के लिए, तो हमेशा अज्यूम करो कि रेपिटेशन जो है वो अलाउड है, रेपिटेशन जो है वो अलाउड है। ठीक है ना, आपको हमेशा अज्यूम करना है। और अगर आपको सेलेक्टिव नंबर्स दिए जाए कि बताओ 1 2 3 4 5 का यूज़ करके आप कितने कोड्स बना सकते हो, तो आपको अज्यूम करना है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। और अजम्पशन इज डन ओनली व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, और ये जो अजम्पशन लिए जाते हैं तभी लिए जाता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। अभी वाला हमारा क्वेश्चन साइलेंट था और उसमें 0 से लेकर के 9 तक सारे डिजिट्स अवेलेबल थे हमारे पास, तो हमें क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा, रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है ना। तो ये नोट आपको बाद में लिखना है, अभी मत लिखना। तो यही इस क्वेश्चन में इस तरीके से ये आंसर आएगा। ठीक है ना। आइए जी, अब सेकेंड और थर्ड का आंसर आप सही दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। इन अबव एग्जाम्पल द डिजिट सेलेक्टेड इन वन सेक्शन कैन नॉट अकर इन अनदर सेक्शन, इन हाउ मेनी वेज कोड कैन बी जनरेटेड। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका 720
वेरी गुड, इसका होगा 720, क्योंकि इसके अंदर इसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है यहाँ पर, इसने लिखा हुआ है कि अगर एक डिजिट एक जगह आपने यूज़ कर लिया तो उसको आप दूसरे सेक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो जब आप 3 सेक्शंस को फिल करेंगे तो आपके पास पहले सेक्शन को फिल करने के लिए तो 10 ऑप्शंस हैं, बट आपने अगर एक नंबर यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेट से 5, तो आप उस 5 का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपके पास 9 ही ऑप्शंस बचेंगे। लेट से यहाँ पर आपने 0 का यूज़ कर लिया तो आपका 5 भी चला गया और 0 भी चला गया, 5 और 0 दोनों चले गए, तो आपके पास जो लास्ट सेक्शन है उसको फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 ही ऑप्शंस बचे हैं। 0 से लेकर के 9 तक 10 ऑप्शंस होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। अब 0 और 5 का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 5 का यूज़ यहाँ पे हो गया और 0 का यूज़ यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, 0 का यूज़ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप 5 और 0 के अलावा कोई भी 8 और रिमेनिंग डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा 720। वेरी गुड। अब आखिरी का आंसर दो। इन फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल लेना, यानी रेपिटेशन अलाउड होगा। इन फर्स्ट एग्जाम्पल द डिजिट यूज्ड ऑन वन प्लेस कैन नॉट बी यूज्ड, लो जी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बट कुछ कंडीशन से ध्यान से समझनी है। इन फर्स्ट एग्जाम्पल द डिजिट यूज्ड इन one place cannot be used on its consecutive place and first section is to be filled first। बोल रहा है कि आपके पास 3 सेक्शंस हैं, आपको सबसे पहला सेक्शन भरना है, ये वाला सेक्शन सबसे पहले भरना है, और अगर आपने यहाँ पर कोई डिजिट यूज़ कर लिया, आप उसको उसकी कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पे, यानी कि यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने 1 यहाँ पे यूज़ कर लिया है तो आप यहाँ पे 1 का यूज़ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। अब बताओ आप कितने डिफरेंट पासकोड्स बना सकते हो, बताइए। 900। थोड़ा सा चूक गए आप, सुनो ध्यान से समझना। 720 ही होगा। नहीं, ध्यान से समझना, हो जाएगा। पहले तो बताओ इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, सारे बच्चे बताएंगे। इसको फिल करने के लिए 10। कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? वेरी गुड, 10। लेट से मैंने इसको फिल कर दिया विथ नंबर 5, अब इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 9। वेरी गुड, मैं 5 के अलावा बाकी के 9 ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। लेट से यहाँ पर मैंने 4 का यूज़ कर लिया। अब बताओ इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 7 9। मैं 4 का यूज़ नहीं कर सकता, बट बाकी नंबर्स का यूज़ कर सकता हूँ। आया समझ? यस सर। मैं 4 का यूज़ नहीं कर सकता, बट बाकी 5 का भी यूज़ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पे आपको सेम नंबर का यूज़ नहीं करना है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 4 का यूज़ नहीं कर सकते, बट 5 का तो कर सकते हो, क्योंकि 5 तो फर्स्ट प्लेस पे यूज़ हुआ था, तो थर्ड प्लेस पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप 4 का यूज़ नहीं कर सकते, बाकी की रिमेनिंग 9 डिजिट्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी 9 ऑप्शन अवेलेबल है। 9 9 सा 81 इंटू 10 इज 810। आ गया क्वेश्चन समझ? यस सर। ठीक है ना। तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको मैं पहले ही इस चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी बहुत है, लेंदी भी बहुत है, एंड थोड़ा लेवल जो है इसका ऑन हार्डर साइड है, और वैल्यू फॉर टाइम नहीं है ये चैप्टर। जितना आप इसमें टाइम देने वाले हो उतने आपको मार्क्स उतने मार्क्स का आपको इसमें फ़ायदा नहीं होगा। चलिए जी, बट पढ़ना तो है ही, तो हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भाई, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। अगला एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू बाय अ शर्ट, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। आपको एक शर्ट बाय करनी है और कुछ डिटेल्स है आपके पास। पहला, ब्रांड्स अवेलेबल हैं आपके पास पीटर इंग्लैंड एंड रेमंड। कलर ऑप्शन है आपके पास ब्लैक, वाइट एंड ब्लू, और फिट है स्लिम फिट एंड लूज फिट। हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव? तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है बताइए। बताओ भाई, कितने ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास शर्ट के? 7। सुनो भाई, हमारा मेन टास्क है शर्ट बाय करना। इसको हमने छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड किया। पहला सब टास्क था चूज ब्रांड, दूसरा सब टास्क था चूज कलर, और तीसरा सब टास्क था चूज योर फिट। जब तीनों सब टास्क कंप्लीट होंगे तभी जाकर के मेन टास्क कंप्लीट होगा। तो रूल ऑफ एंड यूज होगा यहाँ पर। रूल ऑफ एंड, ब्रांड अवेलेबल हैं 2, कलर अवेलेबल हैं 3, और फिट अवेलेबल हैं 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12।
ठीक है ना। अब आप बोलोगे फिर 12 कैसे, तो मैं बोलूँगा देखो आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद सकते हो इन ब्लैक कलर स्लिम फिट, आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद सकते हो इन ब्लैक कलर लूज फिट, हो गए दो। आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद सकते हो वाइट कलर स्लिम फिट, आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद सकते हो वाइट कलर लूज फिट, आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद सकते हो ब्लू कलर स्लिम फिट, आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद सकते हो ब्लू कलर लूज फिट। तो आपके पास पीटर इंग्लैंड की शर्ट के ही 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो रेमंड की शर्ट के भी तो 6 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। समझ आ गया, हाँ या ना? बोलो भाई, ठीक है ना। तो आपको रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और को ध्यान रखना है। आपने तो सिंपली क्या किया 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 आंसर आ गया, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। इतना इजी थोड़ी ना। There are 5 person A B C D E and 3 seats are available. In how many ways 3 out of 5 person can be seated? तो नंबर ऑफ पर्सन ऑफ 5 एंड हमें एक बार में 3 ही लोगों को बैठा सकते हैं। तो कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं 5p3 यानी कि 5 × 4 × 3 यानी कि 5 4 23 60 वेज। तो 60 अलग अलग तरीके से हम इन लोगों को बैठा सकते हैं। लो जी आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा तरीका ऐसा भी है कि भाई 3 सीट्स हैं 1 2 3, तो पहली सीट पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं 5, ए बी सी डी कोई भी बैठ सकता है, एक आकर के बैठ गया, तो दूसरी सीट के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल और आखिरी सीट के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इसको भी हम 60 इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो अब बाकी का ये जो पार्ट है सम ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन डिजिट्स, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी बेसिकली मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट कराना है वो है ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ही वर्ड का यूज़ करूँगा ट्राइंगल, और इस वर्ड का यूज़ करके कितने अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, हाउ मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट आर देयर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 लेटर्स अवेलेबल हैं और हमें देखना है कि हम कितने 8 लेटर वर्ड और बना सकते हैं इसका यूज़ करके, कितने बना सकते हैं टोटल, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि एन भी 8 आर भी 8, तो जब n और r इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो np r से सॉल्व कर लो 8p 8 आ जाएगा विच इज 8 फैक्टोरियल। नहीं 8 टू द पावर 8 नहीं कर सकते, वो तब करते हैं जब रेपिटेशन अलाउड होती है, यहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि जब n और r सेम होते हैं तो आंसर इज n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल। और एक ऑप्शन है कि भाई आपके पास 8 प्लेसेस खाली हैं, तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन आपने पिक कर लिया रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये 8 फैक्टोरियल के बराबर ही दिख रहा है हम लोगों को, तो आंसर 8 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। और 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 8 × 7 × 6 × 120 40320 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने 8 × 7 × 6 किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 120 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 5 फैक्टोरियल जो है वो 120 होता है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी कर सकता था 8 × 7 × 5040, क्योंकि मुझे पता है 6 फैक्टोरियल जो है वो मैं ऐसे भी कर सकता था 8 × 7 × 720, क्योंकि मुझे पता है 6 फैक्टोरियल जो है 720 होता है। मैं ऐसे भी कर सकता था 8 × 5040, क्योंकि मुझे पता है कि 7 फैक्टोरियल जो है वो 5040 होता है। तो 5040 × 8 भी मेरा आंसर 4320 ही आता, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप फैक्टोरियल याद कर सकते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको 8 फैक्टोरियल निकालना है तो आपको पता है 8 × 7 फैक्टोरियल कर दो, तो 8 × 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040, तो 8 × 5040 आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अब ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन था ट्राइंगल के साथ, अब देखो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू फॉर्म अ 5 लेटर वर्ड फ्रॉम ट्राइंगल। ट्राइंगल में 8 लेटर्स हैं, आपको कितने अलग अलग 5 लेटर वर्ड बना सकते हो ये जानना है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे n 8 है और r जो है वो 5 है, तो 8p 5 8 × 7 × 6 × 5 × 4, बस 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, खत्म, आंसर आ जाएगा।
फिर देखो हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू रीअरेंज द वर्ड ट्राइंगल। देखो अगर ये बोलता कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू अरेंज द वर्ड ट्राइंगल तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम था, आंसर होता 40320। बट ये क्या बोल रहे हैं, रीअरेंज, यानी कि ट्राइंगल के अलावा और कितने वर्ड्स बना सकता हूँ मैं इन 8 लेटर का यूज़ करके। तो इन 8 लेटर का यूज़ करके मैं टोटल वर्ड्स कितने बना सकता हूँ, 40320, ये मैं पढ़ चुका हूँ। इसमें से माइनस कर दो एक वर्ड जो है ट्राइंगल, ये जो 40320 है इसमें से एक अरेंजमेंट जो है वो ये होगा जिसमें TRIANGLE आपको दिखेगा, यानी ट्राइंगल लिखा हुआ दिखेगा। और ये बोल रहा है रीअरेंज, रीअरेंज यानी कि इसके अलावा और कितने बन सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40319। अगर अरेंज लिखा होता तो 40320 होता कि आप इन लेटर्स का यूज़ करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, तो आंसर होता 8 फैक्टोरियल। बट अगर रीअरेंज लिखता है तो इसका क्या मतलब है कि इस वर्ड के अलावा और कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो 40320 में एक ये जो वर्ड बनेगा ट्राइंगल, इसको हटा दो तो आपके रिमेनिंग रीअरेंजमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखो, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल ऑफ द वर्ड ट्राइंगल सच दैट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे करना है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज सच दैट नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। यहाँ पे क्या बोला, सच दैट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, और यहाँ पे क्या बोला, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है, अगली क्लास में कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अरेंजमेंट में मैंने आपको बोला था कि अरेंजमेंट परम्यूटेशन पहले तो बेसिक समझो, फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल चलती चली जाएगी, अलग अलग सिचुएशंस बनती चली जाएंगी, वही ये सिचुएशंस है। यू नो हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज सच दैट ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। सारे के सारे वॉवल्स साथ में नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर नो टू वॉवल्स आर टुगेदर और ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर तो एक ही बात हो गई, बट इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना, बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इन द वर्ड ट्राइंगल हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल हैविंग अ वर्ड एंगल ऑलवेज प्रेजेंट। एंगल वर्ड हमेशा होना चाहिए, एंगल वर्ड। इसके अलावा TRI कहीं भी चला जाए, बट एंगल हमेशा दिखना चाहिए। जितने भी आप वर्ड फॉर्म करोगे इन 8 लेटर का यूज़ करके, उन हर एक वर्ड के अंदर एंगल होना चाहिए, एंगल वर्ड होना चाहिए। अब बताओ कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, अगली क्लास में समझाऊंगा कैसे करना है। इन अ ट्राइंगल इफ वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉवल्स जो हैं इसके अंदर वॉवल्स हैं वो ऑड प्लेसेस लेंगे। आप बताओ आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। हर एक वर्ड के अंदर क्या चीज़ कॉमन होनी चाहिए कि वॉवल्स जो है वो ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कैसे करना है मैं अगेन आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको ध्यान से करेंगे हम लोग। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, ये अगेन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। क्लास होगी? हाँ बिल्कुल होगी, अब तो मेरा गला ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अराउंड हाफ एन आवर बाद, और इंग्लिश की क्लास अपना चालू करेंगे। अभी ब्रेक ले लो, बाय बाय, टेक केयर सभी को।